अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। जैसा कि आप सभी दर्शकों की भारी मांग पर हमने भविष्य मालिका के 16 सीजन अभी तक प्रसारित किए हैं एवं 16वें सीजन में 6 एपिसोड अभी तक आपको दिखाए जा चुके हैं। अब बारी है 7वें एपिसोड की। तो 7वां एपिसोड भी काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि इसमें भी हम खोज लाए हैं आपके लिए कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिससे आप अभी तक अनजान हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि भविष्य मालिका में लिखा है कि 2024 के चुनाव भारत के अंतिम चुनाव होंगे। यहां तक कहा गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि देश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा और चुनाव कराने जैसे हालात भी नहीं रहेंगे। किंतु ऐसा लगता है कि भविष्य मालिका में लिखी ये बात भी सत्य सिद्ध होने में संदेह है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आरंभ हो चुके हैं और 2 चरणों के मतदान भी संपन्न हो चुके हैं। किंतु एक बात पर संदेह हो रहा है कि आखिर इस बार चुनाव में वोटिंग प्रतिशत इतना गिर क्यों रहा है। आखिर लोग घरों से निकलकर मतदान बूथों तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। क्या कारण है कि चुनाव को लेकर अब भारतीय मतदाताओं में उस तरह का उत्साह नहीं रहा जैसे पहले देखा जा चुका था। नेताओं की रैलियां भी गिनी चुनी हो रही हैं और जिस प्रकार से पहले छोटे छोटे निकाय के चुनाव में शहरों में रौनक छा जाती थी, लोग सियासी मुद्दों पर बहसबाजी करते थे, वैसा माहौल अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। क्या ये भविष्य मालिका में लिखी बातों का प्रभाव है या फिर जनता ने स्वयं ही चुनाव को लेकर रुचि दिखाना कम कर दिया है। वैसे कहा जाता है कि चुनाव में मुस्लिम मतदाता जोर शोर से मतदान करते थे ताकि वे अपनी पसंद की सरकार चुन सकें, किंतु इस बार मुस्लिम बहुल इलाकों में भी चुनाव को लेकर कोई बहुत जोर आजमाइश दिखाई नहीं दे रही है। आप कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम के कारण मतदाता घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हर बार चुनाव इसी मौसम में होते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर हो जाता है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया मार्च अप्रैल मई तक ही संपन्न होती है। तो क्या कम वोटिंग के पीछे भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणियां ही जिम्मेदार हैं? चलिए इस मुद्दे पर विचार करने का दायित्व हम आपको भी सौंपते हैं। वैसे सोशल मीडिया पर भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को लेकर काफी बज़ दिखाई दे रहा है। कुछ विचारक ऐसा भी मान रहे हैं कि भविष्य मालिका में लिखा है कि जब 13 टोपी वाले एकत्र होंगे तो देश में हड़कंप मच जाएगा। 13 टोपी वालों से तात्पर्य 13 ऐसे राजनीतिक दलों का समूह है जो एक वर्ग विशेष यानी इस्लाम धर्म के मानने वालों से है, और इन 13 दलों का झुकाव इन्हीं मुस्लिम धर्म के मानने वाले मतदाताओं की ओर है। इन्हीं 13 सियासी दलों के कारण भारत में आने वाले समय में राजनीतिक संघर्ष भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ बड़े भविष्यवेत्ताओं का यहां तक कहना है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अगले 2 से 3 महीनों में भारत में स्थान स्थान पर हिंसा होना आरंभ हो जाएगी, जिसे संभालने में केंद्र एवं राज्य सरकारों को नाको चने चबाने पड़ेंगे। वैसे ये सत्य भी हो सकता है, क्योंकि भविष्य मालिका में ही एक स्थान पर लिखा है कि भारत में सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो सकती है एवं पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वर्तमान समय में बारूदों के भंडार मिले हैं, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जाति और धार्मिक हिंसा में पश्चिम बंगाल का नाम सबसे ऊपर हो सकता है। संत गुरु अच्युतानंद जी दास महाराज का कहना है कि भारत में 13 टोपी वाले जब एकत्रित होंगे तो देश में हड़कंप मच जाएगा। जैसा कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में जब राष्ट्रीय सुरक्षा बल द्वारा छापा मारा गया तो पश्चिम बंगाल की जनता ही उन जवानों पर टूट पड़ी। इससे आप समझ सकते हैं कि भीतर खाने में कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में बताया कि भारत में 13 टोपी वाले जब एकत्रित होंगे तो देश में हड़कंप मच जाएगा। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहां अब प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब एनआईए की टीम पर हमला होने की बात भी सामने आई है। एनआईए की टीम एक बम धमाके के मामले की पूछताछ के लिए भूपति नगर क्षेत्र में गई हुई थी। अब आप ही सोचिए, जिस प्रदेश में सुरक्षा बल ही सुरक्षित नहीं है, वहां आम आदमी क्या सुरक्षित होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। वैसे भी अभी तक जिस प्रकार से विपक्ष शांत और हताश दिख रहा है, जरूर ही इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान आने की आशंका दिखाई दे रही है। जैसा कि भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जब 13 सियासी दल किसी धर्म विशेष की रक्षा में एक साथ आ जाएं तो समझ लीजिए कि विनाश का एक और चरण निकट आ पहुंचा है। खुफिया सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी देश में स्थान स्थान पर न सिर्फ हथियार छुपाए गए हैं, बल्कि किसी बड़ी घटना को भी अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। अभी बात इतनी ही है कि हमारे पुलिस के जवानों को ऐसे सुराग समय समय पर मिल जा रहे हैं जिससे होने वाली वारदातों को रोक दिया जा रहा है, लेकिन एक जरा सी चूक हुई तो सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी हो सकता है।
भविष्यमालिका में एक तथ्य और विचार करने योग्य है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत पर 14 देश एक साथ आक्रमण करेंगे और दिल्ली पर परमाणु बम से हमला किया जाएगा। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल पर जैविक बम यानी केमिकल बम फेंके जाएंगे। इस युद्ध में जब भारत पर चौतरफा ताबड़तोड़ हमले हो रहे होंगे तो भारत ऐसी स्थिति में अकेला पड़ जाएगा और रूस को छोड़कर कोई भी देश भारत की सहायता करने के लिए आगे नहीं आएगा। धीरे धीरे भारत के कई और राज्यों पर भी आक्रमण की घटनाएं आरंभ हो जाएंगी और जब ओडिशा के कटक के पास स्थित चौदार नामक स्थान पर चीन के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला होगा, तब ये संकेत होगा कि अब महाविनाश का महाभारत आरंभ हो चुका है। इसी के बाद देश की राजधानी दिल्ली पर भी परमाणु बम से हमला होगा और पश्चिम बंगाल की दक्षिणेश्वर काली मंदिर पर परमाणु बम के अलावा जैविक बम से भी हमला किया जाएगा। इसी के साथ ही साथ भारत के उत्तरी दिशा से चीन की सेनाएं घुसपैठ करेंगी और पूर्व पश्चिम एवं दक्षिण दिशा से 13 इस्लामी देशों के सैनिक प्रवेश करेंगे। यद्यपि अभी की स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि इतने सारे देश मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब रूस जैसा शक्तिशाली देश भी यूक्रेन जैसे छोटे देश को अभी तक पराजित नहीं कर पाया है, तो जैसा भविष्यमालिका में लिखा है कि ऐसा होने वाला है, तो इस पर विश्वास करना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। किंतु भारत की सुरक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने का प्रयास कुछ गुप्त शत्रुओं द्वारा आरंभ तो हो ही चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत की तीनों सेनाओं से समन्वय स्थापित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्थापना की गई और भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, किंतु जिस प्रकार से एक वायुयान दुर्घटना में वो परिवार समेत शहीद हुए, इससे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि क्या ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिस पर से कभी पर्दा नहीं हट पाएगा। तो क्या ये माना जाए कि भारत के ऊपर ये पहला अज्ञात हमला था जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया। संसार में इस्लामिक और ईसाई देशों की तुलना में यदि भारत को देखा जाए तो भारत एकमात्र इस सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाला देश है जिस पर सभी की गिद्ध दृष्टि गड़ी हुई है। भारत को अस्थिर करके ये विघटनकारी शक्तियां अब सनातन संस्कृति का समूल नाश चाहती हैं। यदि भविष्यमालिका की भविष्यवाणियों पर विश्वास करें तो इसमें यह भी लिखा है कि जब श्री जगन्नाथ संस्कृति का पूर्ण रूप से विनाश होगा, तब इसी समय ओडिशा के अधिकतर स्थान समुद्र में समा जाएंगे और ऐसी वर्षा होगी कि सारी की सारी ओडिशा प्रांत की भूमि जल में समा जाएगी। ओडिशा में मात्र एक ही सूखा स्थान होगा जिसका संबंध कल्कि अवतार से जुड़ा हुआ है और वह सूखा स्थान ही कटक और जाजपुर के बीच मिलेगा, जिसका नाम संभला होगा। यही संभला स्थान ही कल्कि अवतार का प्राकट्य स्थल होगा। जब श्री जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा तो श्री प्रभु अपनी लीला से अंतर्ध्यान हो जाएंगे और इसी के बाद भारत पर विकराल समय की दृष्टि पड़नी आरंभ हो जाएगी। अब भविष्यमालिका पर जब हम 16 सीरीज के अंतर्गत 150 से अधिक एपिसोड दिखा चुके हैं और बारीकी से अभी इसमें लिखी बातों और भविष्यवाणियों पर भी हम नजर बनाए हुए हैं, किंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये बात सत्य होने वाली है, क्योंकि बाकी की जितने भी संकेत भविष्यमालिका में लिखे गए थे वे सबके सब तो सत्य हुए हैं। इस संबंध में हमने आपको इसी सीरीज के एक एपिसोड में ये बताया था कि भविष्यमालिका की भविष्यवाणियों की सत्यता के 20 प्रमाण तो हमें प्राप्त हो चुके हैं, किंतु आगे जो लिखा है क्या वह वैसे का वैसा ही सत्य होने वाला है, जानने के लिए देखते रहें हमारा अगला एपिसोड। किंतु आपको बताते चलें कि अभी अखंड मंथन द्वारा भविष्यमालिका में लिखी गई भविष्यवाणियों पर अंतिम शब्द नहीं कहा गया है, क्योंकि अंतिम शब्द और सारा निष्कर्ष हम इस सीरीज के अगले एपिसोड में बहुत शीघ्र लेने वाले हैं और तब हम आपको बताएंगे कि क्या भारत पर 13 इस्लामी देशों द्वारा आक्रमण की बात सत्य होने वाली है या नहीं। तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अखंड मंथन। यदि आपके पास भी भविष्यमालिका से जुड़ी कोई रोचक जानकारी है तो वह आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।